हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपी स्पेशल की 13वीं क्लास है। इसके बाद एक या दो क्लासेज और आएंगी, आपका यूपी स्पेशल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग नए हैं वो जाके पंचायती राज की भी सारी वीडियो क्लासेज इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लस कंप्यूटर की भी 16 क्लासेज पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूपी का वन तथा वन्य जीवन। फॉरेस्ट आ जाएगा यूपी का पूरा, और फॉरेस्ट लाइफ आ जाएगी, वाइल्ड लाइफ आ जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज की डेट में हर एक एग्जाम में आपका एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। गवर्नमेंट भी चाह रहे हैं, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं वो भी चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं आप इसके प्रति अवेयर रहो एनवायरनमेंट के, क्योंकि आने वाला सबसे बड़ा इशू यही होगा। जब आज की डेट में कोई योजना बनती है तो उसका एक परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि एनवायरनमेंट को लॉस ना पहुंचे, रिन्यूएबल सोर्सेस अपनाए जाएं, वृक्षारोपण, इन सब चीज़ों को, अगर कहीं वृक्ष कट रहे हैं तो उससे कई गुने ज़्यादा लगाए जाएं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ठीक ठाक मात्रा में बनते हैं। ठीक है, हल्की सी तबीयत खराब है तो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी। आई होप आप लोग कोऑपरेट करोगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में यूपी का देखना है, हमें इंडिया का देखना नहीं है। इसके लिए बेस क्या होता है? बेस होता है, एक रिपोर्ट निकलती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR। हर 2 साल में ये निकलती है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत निकलती है। पूरा सर्वे होता है सैटेलाइट के माध्यम से। सर्वे कौन कराता है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में है आपका। जो भी वन दरोगा के स्टूडेंट होंगे उन्हें बहुत अच्छे से डिटेल में हर चीज़ मालूम होगी। ठीक है, जो लोग वन दरोगा में नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वन दरोगा वालों का तो कोई गलती होती ही नहीं है आजकल यूपीएससी तक के एग्जाम में। ठीक है, तो जब आपकी ISFR निकलती है तो उसी के अंदर एक चैप्टर देते हैं स्टेट वाइज रिपोर्ट का। उसी रिपोर्ट से लिया गया है कि यूपी की फॉरेस्ट की सारी रिपोर्ट क्या है। फिर हम देखेंगे यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने आपके पक्षी उद्यान हैं, और चिड़ियाघर 3 हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर यूपी का कितना है? 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर होता क्या है वो समझ लो। कि एक तो होता है कि जितना रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है उसके अंदर का फॉरेस्ट, तो वो होता है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया अलग हो सकता है, जो सरकारी दस्तावेजों में होता है, वो हो सकता है ज़्यादा भी हो। लेकिन फॉरेस्ट कवर होता है रियलिस्टिक, जहाँ पे पेड़ हैं उनकी एक डेंसिटी है, उसे बोला जाता है फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर यूपी का कितना है? 14,817.89। टोटल कितना? 6.15%। जो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसके 6.15% एरिया पे यूपी के फॉरेस्ट है। बहुत कम है, ध्यान रखना। इंडिया का अगर देखो तो 21.71% क्षेत्रफल पे पूरे भारत के फॉरेस्ट कवर है। और अगर आप वृक्षावरण भी इस पे ले लो, वृक्षावरण वो होता है जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पे हो, जो भी पेड़ लगे। ठीक है, तो वृक्षावरण अगर देखो पूरी इंडिया का, तो ये आपका 24.62 के आसपास है। चूंकि ये आपके काम की चीज़ें नहीं हैं। हाँ, जो वन नीति है उसमें है कि देश के 33% एरिया पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति भी है। यूपी की वन नीति में टारगेट इन्होंने किया कि 15% यूपी के एरिया पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ये सारी एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब ये जो पूरा वन है, इसमें अति सघन वन वो होते हैं जिनकी वृक्षों की डेंसिटी 70% से ज़्यादा हो। तो अति सघन वन कितने परसेंट हैं? ये 1.09% है यूपी के टोटल वनों में। 1.09% एरिया है यूपी का, जो टोटल एरिया है इसके 1.09% एरिया पे अति सघन वन है। टोटल अगर इसको देखो तो 2626 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे। मध्यम सघन वन, इनकी डेंसिटी होती है 40 से 70% तक। ये कितने हैं आपके? 4,029 स्क्वायर किलोमीटर पे। और अगर इसको परसेंटेज में देखो तो 1.67%। खुले वन होते हैं आपके 10 से 40%, जिसकी डेंसिटी होती है वृक्षों की। एक खुले वन हो गए, ये है 8,161 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे, 3.39%, यही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और होती है, झाड़ियाँ। जिनकी डेंसिटी आपकी 10% से कम हो उन्हें झाड़ियाँ बोल दिया जाता है।
टोटल कितना एरिया हो गया? 6.15% ऑफ एरिया ऑफ यूपी टोटल एरिया। टोटल जोग्राफिकल एरिया का 6.15% पे क्या है? वनावरण है। वृक्षावरण अलग चीज़ है, ध्यान रखना, वनावरण अलग चीज़ है, वृक्षावरण अलग चीज़ है। झाड़ियाँ कितना है? 563 किलोमीटर स्क्वायर पर, 0.23% पे। अब वृक्षावरण क्या होता है कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो एक तो, दूसरा चीज वो भूमि अभिलिखित क्षेत्र से बाहर हो। अभिलिखित मतलब रिकॉर्ड, जो सरकारी रिकॉर्ड में जिन्हें वन घोषित कर दिया गया उससे बाहर होना चाहिए, तो उसको वृक्ष मानेंगे। अगर उसके अंदर है तो वन ही मान लेंगे, चाहे वो पेड़ एक ही पेड़ क्यों ना हो। कुल वृक्षावरण कितना है? 7,421 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे है, 3.08%। अब जब वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाते हैं तो 9.23% है आपका। पिछली बार जो हुआ था हर 2 साल में, जैसा मैंने बोला, इस टाइम ये है ISFR आपकी 2021 वाली। 2019 वाली जो थी उसमें आपका 9.20% था, तो 0.3 बढ़ा है, 0.03 बढ़ा। ठीक है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है कि 15% तक इसको पहुंचाना है, ये जो आपका वनावरण प्लस वृक्षावरण है। यूपी की प्रथम वन नीति 1952 में स्वतंत्रता के बाद, तथा द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई थी। फिर ये जो नई गवर्नमेंट आई है उसने 2017 में नई वन नीति लागू की। यूपी वन निगम की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1974 को। ISFR 2021 के अनुसार यूपी का कुल अभिलिखित, ये है रिकॉर्डेड, इसमें कंफ्यूज मत होना है, रिकॉर्डेड है। सपोज करो सरकारी रिकॉर्डों में ये चीज़ है कि इतने % यूपी में वन है, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पेड़ हों। यहाँ पे हो सकता है सरकारी भूमि है, वन भूमि, अब यहाँ पे पेड़ नहीं बचे हैं तो ये वनावरण में इसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अभिलिखित वन क्षेत्र में ये है। तो अभिलिखित वन क्षेत्र यूपी का कितना है? 17,384 स्क्वायर किलोमीटर, 7.22%। ठीक है। 2019 की तुलना में राज्य में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? 12.24 स्क्वायर किलोमीटर। देखो, वन ऐसी चीज है कि एक बार जहाँ पे वन उगे रहते हैं वहाँ पे अगर वन नष्ट भी हो गए तो अपने आप फिर से उगाते हैं, ये ध्यान रखो। क्योंकि इनके जो बीज वगैरह गिरे रहते हैं, भूमि इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि सारी चीज़ें, जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है? जो वृक्ष के पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, फल होता है, वो जमीन में रह के क्रिस्टलीय पदार्थ बनाते हैं जो कि पौधों को वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो वनों में तो ये चीज़ बाहर नहीं जा रही है। कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु वशु, ये सब वहीं पे मर जाते हैं, खाद बनाते हैं और बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है पेड़ों के हिसाब से। प्लस इनके बीज रहते हैं, तो वन एक बार नष्ट भी हो जाए तो 10 से 15 या 20 साल में फिर से उगाते हैं। तो वनावरण में कितनी वृद्धि हुई? 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की। सर्वाधिक वनावरण अब हम देख लेते हैं जिला वाइज फैक्ट, कि सर्वाधिक वनावरण वाले 4 जिले देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वनावरण ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, सोनभद्र में है 2436 स्क्वायर किलोमीटर। फिर दूसरा है लखीमपुर खीरी में 1272 स्क्वायर किलोमीटर। फिर मिर्जापुर में है 746 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर पीलीभीत में है 685 स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलते हैं न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र, पहले यहाँ पे देख लो। अब वनावरण में जहाँ पे सर्वाधिक होंगे ना, तो अभी जो ISFR आ रही है उसमें एक कमी वाला भी दर्शाते हैं कि सबसे ज़्यादा हरियाली में कमी कहाँ हुई, वनावरण में कमी कहाँ हुई। तो ये एक लॉजिक बताए दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपको नहीं आ रहा है तो समझा करो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन होते अधिकतर कटाव भी वहीं पे होता है, तो वहाँ कमी आती है। जहाँ कम होते हैं तो वहाँ नया वृक्षारोपण या वनारोपण होता है, तो वहाँ वृद्धि हो जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं, अधिकतर राज्यों में 75% से ज़्यादा वनावरण है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा कटाई होती है और सबसे ज़्यादा कमी यहीं पे होती है। और वृद्धि कहाँ हो रही है? ISFR 2021 के अनुसार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है वनों की, पिछले 2-3 बार से। अब न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले देख लो। भदोही 3.71 स्क्वायर किलोमीटर, केवल इतने क्षेत्रफल पे यहाँ वन है। मऊ जिला है 11 स्क्वायर किलोमीटर। मैनपुरी 13.64 स्क्वायर किलोमीटर। संत कबीर नगर 14.40 स्क्वायर किलोमीटर। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, प्रतिशत की बात हो रही है। सोनभद्र में कितने प्रतिशत पे है? 35.29%। जो सोनभद्र जिले का टोटल क्षेत्रफल है उसके 35.29% क्षेत्रफल पे वन है, तो प्रतिशत में भी सोनभद्र नंबर 1 पे है। फिर चंदौली है 21.78%। चित्रकूट 19.64%। पीलीभीत 18.60%।
अब प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन, दो प्रकार के वन होते हैं जो मैंने बोला, टोटल तो तीन होते हैं। अति सघन वन जो होते हैं वो आपके 70% से ज़्यादा डेंसिटी वाले होते हैं। और ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, ये सोनभद्र में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऐसे अब अंदरूनी ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। 804 स्क्वायर किलोमीटर में। अधिकतम सबसे ज़्यादा मध्यम सघन वन और खुले वन कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है आपके 1357 स्क्वायर किलोमीटर। प्रदेश में मुख्यतः तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखो यूपी की स्थिति बता दें, भौगोलिक स्थिति यूपी की है क्या, कि यूपी आता है उष्णकटिबंध में, 23 डिग्री के ऊपर ही है पूरा यूपी, ठीक है, 23 से 28 के बीच में। तो जब ये यूपी उष्णकटिबंध में आ जाता है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जितने भी वन पाए जाएंगे एक तो वे उष्णकटिबंधीय होंगे। वर्षा अगर कम हो रही है तो सदाबहार वन आपके होंगे नहीं। तो कौन से वन होंगे? पतझड़ या पर्णपाती जिसे बोलते हैं। अब पर्णपाती दो टाइप के होते हैं, आर्द्र जहाँ पे वर्षा थोड़ी ठीक ठाक ज़्यादा हो रही है ना, और दूसरे होते हैं शुष्क। तो यूपी में यही दो टाइप के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से नीचे होती है तो वो वहाँ पे पाई जाती है कटीली झाड़ियाँ, तो वो भी यूपी में पाई जाती हैं। अब आते हैं सारी फैक्चुअल चीज़ों पे कि यूपी में कितने पक्षी वन्यजीव विहार हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और नेशनल पार्क तो एक ही है, तो उस पर बात करेंगे क्या है, कब बना, क्या नहीं, ठीक है। एक मिनट। हम्म तो उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार टोटल कितने हैं? 14। पहला कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, 1984 में बना था। फिर समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली में है, 1987 में। आपको जगह का याद रखना है और ये सन याद नहीं रखने हैं। सन आपको एक तो सबसे पहले कौन बना था या सबसे पुराना कौन सा है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, ये याद रखना, ठीक है। लाख बहोशी आपका कन्नौज में है, ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में है, बखीरा आपका संत कबीर नगर में है, सांडी आपका कहाँ पे? हरदोई में है, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार प्रतापगढ़ में है, ठीक है। शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार आपका अलीगढ़ में है। इसके बाद समान आपका कहाँ पे? मैनपुरी में, जयप्रकाश नारायण जिसको सुरहा ताल भी बोला जाता है, ये कहाँ पे? आपका बलिया में। सुर सरोवर या कीथम लेक, ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? आगरा, आगरा में ही है मेनली, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में है। विजय सागर आपका कहाँ है? महोबा में। और पटना पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ है आपका? एटा में। तो इस हिसाब से आप देखो तो शेखा झील आपका सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा अगर आप देखो तो कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार, ये सबसे बड़ा है आपका। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये देश का जो पर्यावरण मंत्रालय है या वन्यजीव बोर्ड है वो इसको अनुमति देता है। राज्य अपना क्या करता है? प्रस्ताव भेजता है कि इसको हम ये बनाना चाह रहे हैं, और बाद में इसको फाइनल अनुमति कौन देता है? जो वन्यजीव बोर्ड होता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, और इसके हेड पीएम होते हैं, ये ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसको अनुमति मिलती है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? चंदफरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? ये आपका चंदौली जिला में। किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ और विभिन्न तरह के पक्षी। किशनपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ है आपका? लखीमपुर में। चीता, तेंदुआ, हिरन। कतर्निया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? बांदा, चित्रकूट, विभिन्न। अभी ये रानीपुर आपका टाइगर रिजर्व भी बन गया है, चित्रकूट जिला में है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये आपका ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आपका आगरा में है। इसके बाद आगरा इटावा में भी आता है, चंबल वाला है, जो चंबल नदी है उसी में घड़ियाल पाए जाते हैं, उसी घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया। कैमूर वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तनापुर वन्यजीव विहार आपका ये सबसे बड़ा है, इसका एरिया देखो 2073 स्क्वायर किलोमीटर। ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर यहाँ पे है। लकड़बग्घा, बारासिंगा, मगरमच्छ और चीतल के लिए फेमस है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार आपका कहाँ है? महाराजगंज में। सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर में है। और कछुआ वन्यजीव विहार आपका कहाँ है? वाराणसी में। तो इसका अगर सबसे कम क्षेत्रफल आप देखने जाओगे तो आपका किसका है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार का।
ये तो हो गया आपका वन्यजीव विहार। ये पेड बैच की जानकारी है। जो लोग भी अपनी तैयारी को स्पीड अप करना चाह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन हो, बहुत अच्छे से करो, एक प्रॉपर माहौल मिले, प्रॉपर आपको एक टारगेट मिले, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज की, एक सिंगल पीडीएफ आपको टोटल मिल जाएगी कंप्यूटर क्लासेज की, ठीक है। इसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको, पंचायती राज पे मिल जाएंगे, कंप्यूटर पे अभी चल रहे हैं। और इसके बाद पंचायती राज पे दोबारा, हाँ ये चीज़ अनाउंस करनी है, जो लोग भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं, सुपर बैच के स्टूडेंट हैं, वो लोग ध्यान रखो, नेक्स्ट 5 से 6 दिन बाद आपका फिर से रिवीजन प्रोग्राम शुरू होगा। वो रिवीजन प्रोग्राम अब ऐसे शुरू होगा कि केवल रिवीजन ही करना है, क्योंकि तब तक आपकी क्लासेस सारी समाप्त हो चुकी होंगी। इसमें आपके पंचायती राज पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फिर से शुरू होंगे, नए शुरू होंगे, पुराने नहीं होंगे, बहुत इन डेप्थ होंगे। हर टॉपिक पे कम से कम 150 एमसीक्यूज होंगे। ये तरीके से कराए जाएंगे, तो आप लोग रेडी रहो। आपको टाइम दिया जाएगा कि दिन में आप रिवाइज करो, शाम में एमसीक्यूज लगाओ, शाम में एमसीक्यूज लगाने के बाद एक डिस्कशन हुआ करेगा। तो ये इस तरीके से चलेगा कि लास्ट लास्ट तक कुछ ऐसा रह ना जाए कि जो आपको याद ना हो, ठीक है। इसके बाद वैल्यू एडिशन क्लासेज आपको मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल सारी क्लासेज पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क टाइम टू टाइम पे दिए जाते हैं, उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का, तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं बड़े अच्छे से दूर हो जाती है। फीस 299 है, इस नंबर पे करना है, नेम ये चेक कर लेना, और इसके बाद स्क्रीनशॉट या तो टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप पे किसी पे भेज देना। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, बाघ अभ्यारण्यों की सूची देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसको सुन लेना, लिखे पे मत जाना अभी जो मैं बता रहा हूँ। यूपी में नेशनल पार्क तो एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, इसी को टाइगर रिजर्व बना दिया। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चौथा ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व नहीं था। ये क्या है आपका, जो उत्तराखंड का है आपका टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, इसी का ही बफर क्षेत्र यहां बनाया गया। टाइगर रिजर्व में क्या होता है, एक होता है कोर, फिर होता है दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा होता है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में टाइगर रिजर्व का सबसे आखिरी होता है, जो मानव और टाइगर रिजर्व के बीच का होता है, ठीक है। तो ये बफर क्षेत्र आपका अमनगढ़ को बनाया गया है, जो यूपी में पड़ता है। तो इसको एज अ टाइगर रिजर्व नहीं गिनेंगे, कहीं कहीं मेंशन है, जो आपकी एक रिपोर्ट आती है, वेबसाइट है एनविश करके, पर्यावरण मंत्रालय की, इस पे ये कहीं कहीं मेंशन है बट नहीं गिनते, ठीक है। और कहीं कहीं गिन लेते हैं, तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। 29 जुलाई 2023 को जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, अभी जो लेटेस्ट बाघों की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, 205। और इस संदर्भ में देश के राज्यों में यूपी कौन से स्थान पे, 7वें स्थान पे। आप थोड़े से और फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी कौन से हैं, कौआ, कौवा जिसको बोलते हैं, कबूतर, बगुला, सारस, कठफोड़वा, तोता, मैना, बुलबुल। आप लोगों को कमेंट में बताना है यूपी का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, इसका वृक्ष कौन सा है, जितने भी राष्ट्रीय हैं बिना देखे बताना है, ठीक है। यहीं पे आ गया। खैर, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस और क्रोच है, राजकीय चिन्ह पर मछली और तीर धनुष की आकृति है। उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी हैं, मत्स्य, हिल्सा, शॉल, ठीक है। तेगन, पड़हिन, रसेला, बित्तल, रोहू, मृगाल, कट्टा, लावी, मांगुर, क्यूचिपा, ईल, सिंधी एवं ट्राउट, ये मछलियों की प्रजाति है। राष्ट्रीय जलजीव यूपी का कौन है, गंगा नदी डॉल्फिन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में सूसू या स्वीस बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिनों की कुल संख्या 1275 है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 70-30 के अनुपात में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक मतलब पानी, जलीय इकोसिस्टम, वर्ष 2013-14 से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तराई एवं शिवालिक के गिरपादों में पाए जाते हैं कौन, हाथी, है ना। और यहाँ पे यूपी में ये जो हाथी रिजर्व होता है ना, वो भी घोषित किया गया था इस एरिया को। हाथी गणना आकलन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 352 हाथी है। आपको बताना है देश में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, नई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा हाथी किस प्रदेश में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई थी।
इसके अंतर्गत कुल 744 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। यूपी में चिंकारा बिंद के जंगलों में पाया जाता है। बिंद आपको पता है कि बिंद कहाँ है? सोनभद्र और मिर्जापुर वाले एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम तेंदुआ जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या 194 है। शेर और गैंडा पशु जो लुप्त होते जा रहे हैं यूपी में है। गैंडा जो है, गैंडा हाथी तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुकरेल वन लखनऊ के समीप स्थित है। कुकरेल वन में 1984-85 से लुप्त प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भूरा रीछ और कस्तूरी हिरन उत्तर प्रदेश के जो हिमालयी क्षेत्र हैं इनके समीप पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग जो है हिमालयी क्षेत्र का प्रमुख पशु है। ठीक है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? आपका चंद्रप्रभा। स्थापना कब हुई थी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात हो रही है 1957 में। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये अंतर है, नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़े से कम प्रतिबंध होते हैं। पेड़ यहाँ पे भी नहीं काट सकते हो, अंदर कोई आर्थिक गतिविधि यहाँ पे भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अंदर जाके एक एरिया को छोड़ के बाकी जगह आप घूम भी नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलाउ होती हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा है, दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 490 स्क्वायर किलोमीटर। 1968 में स्थापित इस वन्यजीव विहार को, पहले 1968 में क्या है? वन्यजीव विहार था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर इसे नेशनल पार्क का दर्जा 1977 में दिया गया था। किसको? दुधवा को। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था उसमें शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। कालांतर में किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, इन दोनों को भी इससे संबद्ध कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसमें किशनपुर वन्यजीव विहार भी आता है, कतरनिया घाट भी आता है, तीनों को मिला के क्या बनाया गया? दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा मोहन नदी बनाती है, जबकि दक्षिणी सीमा सुहेली नदी। दुधवा बाघ अभ्यारण्य का विस्तार कहाँ? लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में है। ये टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। नेशनल पार्क और कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जब आप मिला के बना देते हो तो वो होता है टाइगर रिजर्व। कई बार एक नेशनल पार्क के आधे भाग में भी टाइगर रिजर्व हो सकता है, और कई बार 2-3 नेशनल पार्क मिला के एक टाइगर रिजर्व हो सकता है। तो ये होता है कि जहाँ जहाँ टाइगर का विस्तार का एरिया होता है, जहाँ जहाँ जा सकते हैं उन सबको मिला के बना दिया जाता है। ठीक है, तो 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य, इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 2014 में। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में विस्तृत है। अब आते हैं चिड़ियाघर। तो प्रदेश में टोटल 3 चिड़ियाघर हैं। ये हाल ही में बना है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। इसके पहले कानपुर प्राणी उद्यान था, और नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है? लखनऊ में। टोटल 3 है। आगे, इंग्लैंड के लांगलीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर प्रदेश के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र लायन सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम परिवर्तित कर अब क्या इटावा सफारी पार्क कर दिया गया। जो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आई थी उसमें ये बना था। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इटावा सफारी पार्क की स्थापना मुख्यतः एशियाई शेरों को वैकल्पिक वास उपलब्ध कराने, पर्यटन के विकास के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, यहाँ पे शेर सफारी के साथ साथ डियर, एलिफेंट, लेपर्ड और भालू भी हैं। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह जो आपका है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी कि 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। रेड डेटा बुक है, IUCN निकालती है। ग्लैंड में इसका वो है, स्विट्जरलैंड में। संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित है। इसमें उन जीवों की बात होती है IUCN में, जैसे होता है अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होता है वल्नरेबल, दैट मीन्स वल्नरेबल है, संभावित खतरा हो सकता है। फिर आगे चले जाते हैं इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट, गायब ही हो गए। पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन हेतु अति महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। प्रदेश में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये एक्चुअली ये फैक्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसलिए दे दिए कि भूल भटक के क्वेश्चन आ जाए कहीं से तो आपको पता हो।
वैसे इतनी डिटेल में जब पर्यावरण से संबंधित कोई एग्जाम हो तभी आता है, ठीक है। जो ऊपर बता दिया गया वही सारा चीज़ आपको बार बार करना है। फिर तितलियों फूलों के परागण और बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये क्यों बात की जा रही है? क्योंकि लखनऊ कानपुर प्राणी उद्यानों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है, क्योंकि वर्तमान में तितलियों की संख्या क्या है, कम होती जा रही है। अगले उस पे आते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना चलाई जा रही है। गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के विस्तार, कछुए क्या होते हैं ना, प्रदूषण को सोख लेते हैं, ठीक है। तो कछुए छोड़े जाते हैं। जब गंगा नदी को प्रदूषण से निजात दिलाने की बात हो रही थी तो बहुत सारे कछुए छोड़े गए थे, ठीक है। कछुओं के विस्तार से संबंधित कछुआ पुनर्वास योजना का संचालन यूपी सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। आखिरी फैक्ट है, इको डेवलपमेंट योजना संरक्षित वन क्षेत्रों के निकट वन उपज को विकसित करने की योजना है। यहाँ पे वन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे आपके खत्म हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ऊपर के जो 3-4 पेजेज हैं उनको बहुत डिटेल में बार बार पढ़ लेना, वहीं से आ जाते हैं क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना होती है, तो इसको अच्छे से करना। बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें आपकी यूपी की मिट्टी, जितनी भी मिट्टियाँ हैं वो आ जाएंगी। मेनली बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियाँ अलग हैं, बाकी तो जलोढ़ है, तराई, एक भाबर है, एक खादर है, ठीक है, वो मिट्टियाँ हैं। बांगर और खादर, भाबर नहीं, भाबर और तराई का क्षेत्र होता है, बांगर और खादर मिट्टियाँ हैं आपकी ऊपर वाली मैदानी क्षेत्र वाली। और इसके बाद जब आप नीचे आ जाते हो तो बुंदेलखंड की बहुत सारी मिट्टियाँ, माड़ पड़वा ये सब, वो सारी देखोगे। फिर यूपी की एग्रीकल्चर देखोगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी एग्रीकल्चर की वो सारी करा दी जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। और फिर आपका एक आध क्लास का और बनेगा। लास्ट में क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें आती रहेंगी, एमसीक्यूज पे कुछ ना कुछ आता रहेगा। इसके बाद आपके वैल्यू एडिशन कुछ कहीं कराना हो तो वो चीज़ें आती रहेंगी टाइम टू टाइम पे। लेकिन मेन कोर्स आपका 1-2 क्लास बाद खत्म हो जाएगा। पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि क्लासेज अच्छी है, हेल्पफुल है, तो ज़रूर अपने आसपास के जितने भी फ्रेंड हैं आपके, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबके साथ शेयर करो। सबके पास अच्छी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।